नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सप्रेस में। आज हम जिस टॉपिक को लेकर ये एनालिसिस करने वाले हैं वो है बीजेपी की सरकार जो बन गई है उसके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आ चुकी है और सबसे बड़ा चैलेंज वो अभी से ही इसको देखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ, आपने अगर पिछले 2 या 3 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा है या समझा है तो आप ये ज़रूर से समझ पाएंगे कि अचानक से जितने भी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में जो अवैध काम करते थे, जो गलत स्टेटमेंट देते थे या किसी न किसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से जुड़े हुए थे, वे अचानक से बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं पर जो कुछ अप्रत्याशित घटनाएं देखने को आ रही हैं, यानी कुछ वायलेंस भी देखने को मिला, तोड़फोड़ और आगजनी दिखाई पड़ रही है, वो भी उन्हीं द्वारा किए गए। यानी जो तृणमूल कांग्रेस के जो पहले गुंडे थे जो उनके लिए काम करते थे, उन्होंने गेरुआ अबीर लेकर उल्टा अपने ही लोगों पर अटैक करना चालू कर दिया। और नाम इसमें जो खराब होता है वो बीजेपी खराब होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है कि बीजेपी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। तो आज हम इसी विषय पर कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ स्पोक्स पर्सन, कुछ एक्टर्स या कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो चुनाव से पहले क्या बोल रहे थे और चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद उन्होंने क्या क्या बोला। सबसे पहले टीएमसी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता जो ऑफिशियल हैं, रिजू दत्ता, इन्होंने यूपी से आए अजय पाल शर्मा जी को इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने के बाद उनको यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दोबारा से घसीट के लाने की बात करी गई थी और अचानक से उनके पूरे स्वर ही बदल गए। देखिए ये क्लिप। पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। নমস্কার, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র রিজু দত্ত। আপনারা সকলেই জানেন 4 মে বাংলার বিধানসভার ফল বেরিয়েছে। বাংলার মানুষ দুহাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে এবং বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে। আগামী 9 মে নতুন সরকার গঠন হবে বাংলায়। কিন্তু আমার ভিডিওটা আজকে সেটা নিয়ে নয়। আমার ভিডিওটা হচ্ছে 4 মে বিকেল 4টে থেকে আজকে 6 মে দুপুর 3টে অবধি আমার সাথে ব্যক্তিগত কি কি ঘটনা ঘটেছে। আপনারা জানেন যে আমার দল তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্টিং অবজারভার করে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠায়। এবার যখন সারা বাংলা জুড়েই যে
গেরুয়া সুনামি আমরা দেখেছি, সেখানে পূর্ব মেদিনীপুরও তো তার বাইরে ছিল না। পূর্ব মেদিনীপুরে যখন তৃণমূল পিছিয়ে ব্যাকফুটে এবং বিজেপি হৈ হৈ করে জিতছে, তখন শেষ মুহূর্তে আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বেরিয়ে আসি এবং বাড়ি ফিরে আসি। যখন বাড়ি ফিরছি, যখন আমি আমার গলিতে ঢুকছি, তখন স্বাভাবিকভাবে বিজেপির যে কর্মীরা, যে সমর্থকরা, যারা এতদিন ধরে অত্যাচারিত, যারা লাঞ্ছিত, যারা বঞ্চিত, তাদের খুশির বহিঃপ্রকাশ হবেই। তারা ফ্ল্যাগ নিয়ে জয় শ্রীরামের স্লোগান দিচ্ছে, গান বাজাচ্ছে, আবির খেলছে, খুব স্বাভাবিক। সেই মুহূর্তে আমার গাড়িটা তাদের ওই বিজয় উৎসবের সামনে গিয়ে পড়ে। আমার ড্রাইভার মুসলিম, আমি গাড়িতে সামনের সিটে বসে। আপনাদের বলতে চাই, আমি এটা না বললে, মানে এই কথাগুলো, বিগত 1.5-2 দিনের কথাগুলো না বললে পাপ হবে। আমার মণ্ডল সভাপতি সেই সময় যদি সে চাইতো, আমার গায়ে আবির লাগিয়ে দিতে পারত, আমার গাড়ি ভাঙচুর করতে পারত, আমার মুসলিম ড্রাইভারকে মারতে পারত, আমাকেও চত্থাপ্পড় মারতে পারত। কিন্তু তারা কি করেছে? সে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়েছে, আমার গায়ে গেরুয়া আবিরটা পর্যন্ত দেয়নি। উল্টে বিজেপির ছেলেগুলো বলেছে, একটু রাস্তাটা খালি কর, রিজুদার গাড়িটাকে বার করে দে। নাম্বার 1। নাম্বার 2, 4 তারিখ বিকেল 5টার পরে যারা স্বঘোষিতভাবে বিজেপি হয়ে গেছে, যারা সবাই তৃণমূল ছিল, এখন স্বঘোষিতভাবে বিজেপি হয়ে গেছে, ফেসবুকে এখন জয় শ্রীরাম লিখছে, তাদের কিছু, তাদের মধ্যে থেকে 4 তারিখ রাত্রেবেলা আমার বাড়ির সামনে মদ খেয়ে অকথ্য ভাষায় কিস্তি খেয়র, আমার মা একজন ডাক্তার, নন পলিটিক্যাল, প্র্যাকটিসিং গাইনোকোলজিস্ট, তাকে অনেক রকম থ্রেট দেওয়া, আমার স্ত্রী অরাজনৈতিক একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে, তাকে অনেক রকম থ্রেট দেওয়া হয়েছে, এবং আমাকেও অনেক গালাগাল দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমিও তো দলের পক্ষ থেকে ভোটের সময় প্রাণপাত করে লড়াই করেছি, যেটুকু আমার ক্ষমতায় ছিল। এবং তারপরে আমি আমার পরিবারের সুরক্ষার জন্য, আমার সার্ভাইভালের জন্য, দলের মুখপাত্র হওয়ার সুবাদে বিজেপির অনেকের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল, যারা এখন সবাই বিধায়ক হয়েছে, তাদেরকে আমি ফোন করি। কিসের জন্য ফোন করি? নিজের এবং নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য। এবং আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে বিজেপির এত ব্যস্ততা, 9 তারিখ তাদের শপথ গ্রহণ, প্রতিটি বিজেপির বিধায়ক যাদের আমি ফোন করেছি, তারা 2টো রিংয়ের মধ্যে আমার ফোন ধরেছে। নাম্বার 1, বিজেপির দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিজেপির বাংলার শীর্ষ নেতৃত্ব আমাকে ওপেনলি বলেছে, তুমি বুক ফুলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস করো, তোমার পরিবারের ওপরে কোনো আঁচ আসবে না। কারণ আমি তাদের একটাই কথা বলেছিলাম যে, দাদা, আমাদের কি বাঁচার অধিকার নেই? আমরা বিরোধী দল করি, এখন আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমি তৃণমূলের মুখপাত্র, কিন্তু আমার কি বাঁচার অধিকার নেই? আমাদের কি বেসিক সম্মানটুকু থাকবে না? আমাদের জীবন জীবিকা, আমাদের চাকরি, সেটাও কি আপনারা কেড়ে নেবেন? তাহলে বলুন, আমরা সুইসাইড করে নিচ্ছি। তখন বিজেপির সর্বস্তরের দিল্লি এবং বাংলার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব, আমি তাদের নামটা নিচ্ছি না, তারা এক কথায় বলেছে, তোমার উপরে বা তোর উপরে কোনো রকম প্রবলেম হলে আমাকে ফোন করবি। এবং তারা বারংবার হোয়াটসঅ্যাপে খোঁজ পর্যন্ত নিয়েছে, কোনো প্রবলেম হয়নি তো? এটা যদি আমি না বলি, আমি পাপ করব। তারা আমাকে স্পষ্ট বলেছে, রিজু, তুই যা করেছিস, যা ভাষণবাজি করেছিস, যা ডায়লগবাজি করেছিস, কর্মীদের মনে তোর জন্য রাগ আছে, কিন্তু তুই দলের মুখপাত্র হয়ে করেছিস। তুই কারুর বেআইনি ভাবে জোর খাটিয়ে জমি কেড়ে নিসনি, বাড়ি দখল করে নিসনি, কারুর বাড়ির মা বোনের গায়ে হাত দিসনি, কাউকে মারধর করিসনি, আমাদের কোনো কর্মীকে না। তুই কোনোদিন ফলস কেস দিয়ে কাউকে থানায় ঢুকিয়েছিস, জেল খাটিয়েছিস। সেই জন্য আমরা কথা দিচ্ছি, তোর বা তোর পরিবারের ওপরে কোনো আঁচ লাগবে না। এবং আমি আজকে বলছি, এই 6 তারিখ দুপুর 3টের সময় আমার বাড়িতে একটা পাথর পর্যন্ত, কেন একটা পাথরের কোনা পর্যন্ত কেউ মারেনি। दूसरे नंबर पे हैं पश्चिम बंगाल के सुप्रसिद्ध एक्टर देव। ये
तृणमूल कांग्रेस के एमएलए भी थे, मंत्री पद उनको मिला। और उसके बाद अभी जैसे इलेक्शन आने के बाद उनका एक सोशल मीडिया में पोस्ट आता है कि उनका जो पोस्ट है वो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। इस पोस्ट में ऐसा मेंशन है कि बीजेपी की सरकार बनने पर उनको शुभकामनाएं, आगे आने वाले समय में ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करने की उम्मीद है। यानी एक झुकाव उनका दिखता है बीजेपी की तरफ। ऐसे ही कुछ दो और टीएमसी समर्थक, एक क्लिप आप देखिए, उसके बाद और एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। देखिए दोनों क्लिप। জায়গাটাকে এই প্ল্যাটফর্মটাকে যদি ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে মানুষের যে কাজ করার যে সবসময় চিন্তা ছিল, স্বপ্ন ছিল, ছোটবেলা থেকে কষ্ট দেখেছিলাম বলে সেটা করার, আর প্লাস আমার খেলার জগতে যে অন্যায়গুলো হয়েছিল সেই অন্যায়গুলো যেন আর কারোর সাথে না হয়, তাহলে আমি রাজনীতিতে আসি। আর যখন এমওএস আমাকে করা হয়েছিল জয়যুক্ত হওয়ার পর, তখন আমি ভেবেছিলাম কি অনেক কিছু উন্নয়ন উন্নতি করতে পারবো এই দফতরে এসে, কিন্তু যা দেখলাম সেখানে কোনো ভালো কাজ করার জায়গা দিত না অরূপ বিশ্বাস। কেন এমওএস এর একটা ললিপপ যেটা আমাকে দিয়ে রেখে দিয়েছিল সাইডে, শুধুমাত্র চা থেকে বিস্কিট খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে। কেন এই তিনজন হচ্ছে বর্ধমান জেলাকে শেষ করে, শুধু এই বর্ধমান জেলা নয় সারা বাংলাকে শেষ করেছে এই অরূপ বিশ্বাস। এই জন্যই আমি মানসিক করেছিলাম এটা যাতে হারে, তাহলে আমি ফাঁকা বেরিয়ে দিয়ে যাবো, তাই দিতে। আচ্ছা, আরো দুজনকে দেখা যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধের নাথ, রবি চ্যাটার্জি, হ্যাঁ, অরূপ বিশ্বাস, তিনজন, তিনটি তো হেরেছে। तो ये सब क्लिप दिखाने का मेरा एक ही मोटो था कि सो कॉल्ड लिबरल्स, सेकुलर्स और स्वघोषित बेस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उनके समर्थक वो अचानक से बीजेपी की ओर झुकाव उनका क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको पश्चिम बंगाल के इतिहास को और राजनीतिक इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर यह चीज नई नहीं। जब कांग्रेस का राज था, जैसे ही सरकार बदली होती है तो लोकल्स के माफिया सिंडिकेट्स जो भी थे, अचानक से वो सीपीआईएम जो नई सरकार बनी थी उसके सपोर्ट में आते हैं और कांग्रेस के सारे ऑफिसेज हैं उनको वही लोग खुद अटैक करके वही फिर से कंट्रोल कर ले गए। ज्योति बसु जी आए, लगभग 35 ईयर्स उन्होंने राज करा। उसके बाद सत्ता चेंज होती है, आती है तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी। उसके बाद भी यही वायलेंस देखने को मिलता है और फिर से वही जो माफिया सिंडिकेट, अराजक तत्व, गलत लोग, जो भ्रष्ट मंत्री, वो अचानक से फिर सीपीआईएम का विरोध करने लगते हैं और टीएमसी का सपोर्ट करने लगते हैं और अपने ही बूथों पर, अपने ही ऑफिसेस पर तृणमूल कांग्रेस के खुद को दिखाते हुए अटैक करते हैं और फिर से वही कब्जा कर लेते हैं। और यही चीज इस बार भी होने जा रही है और उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है, पर कोशिश पूरी की जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट्स थे, गलत लोग थे, अराजक तत्व थे, तोलाबाज थे, वो अचानक से बीजेपी का सपोर्ट करने लगे हैं और अपने ही जो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस थे उसको तोड़कर
या उस पर कब्जा करके अपना वर्चस्व फिर से बनाना चाहते हैं। बस यही चीज से बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा अगर अभी उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस को से परेशान फाइनेंशियली या अदर किसी बेस पे परेशान थे। वो परेशान थे ऐसे लोगों के कारण जो उनको हर चीज में बाधा उत्पन्न करते थे। उनकी परेशानी का कारण ये मुख्य था और इसीलिए वो परिवर्तन मांग कर रहे थे और जो कि हुआ। और आजादी के बाद ये कभी हो ही नहीं पाया कि ऐसे लोग, क्योंकि ये बहुत दल बदलू होते हैं, एक तरफ नहीं रहते हैं, जहां जीत दिखती है वो वहीं शिफ्ट होकर अपना काम धंधा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी बीजेपी के हाई कमान या जो भी अगर मेरी बात अगर सुन पा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को या कम से कम यहाँ से 6-7 महीने तक किसी भी कार्यकर्ता के रूप में, लोकलाइट्स के रूप में, किसी भी इंसान को जिसका बैकग्राउंड खराब रहा है, तृणमूल कांग्रेस या अदर पार्टी या गलत कामों में लिप्त रहा है, ऐसे लोगों को बीजेपी में एंट्री नहीं देनी चाहिए, उनका सहयोग नहीं लेना चाहिए। और ये जो वायलेंस वाली राजनीति चलती आ रही है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने दिल्ली के हेडक्वार्टर से बोला कि ये हिंसा की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये बंद तभी हो पाएगी जब ऐसे लोगों का सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। इनको अपनी पार्टी में इंक्लूड नहीं करना है, इनको सत्ता में पावर नहीं देना है। हाँ, इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। जब ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल होंगे तो संभवतः, जैसा कि आज की एक घटना कल जो हुई, मेरा बस पर्सनल मानना है, संभवतः ये उसी का एक रिजल्ट है। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि कल शुभेंदु दा के जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनको 0.0 ब्लैक रेंज से उनके कार के पास गन से उनको शूट कर दिया गया, उनकी मौत हो चुकी है। तो मेरा पर्सनल मानना है ये भी उसी एक का एक पार्ट है। वो जो माफिया लोग होंगे उनको पकड़ना तो अब बीजेपी का काम है, सरकार उनकी है। मैं मुखर होके उनके लिए बात करूंगा कि नहीं, उनको न्याय तुरंत मिलना चाहिए। उसको जो भी अपराधी हो उसको जुडिशरी का फेस करना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए मुकर्रर की जाए। मैं वहाँ उस पक्ष पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उस कारण पे जा रहा हूँ जो एक करवा रही है। कारण ये है कि जो पीए है, ये बीजेपी का जो टेंडेंसी है वो इस टाइप का है ही नहीं। वो सिंडिकेट, उनका बेसिक जो सेंस होता है लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ आई है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंस देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पर बीजेपी सरकार बन चुकी है तो ऐसे लोग दोबारा से शिफ्ट होना चाहते हैं और जाहिर सी बात है शुभेंदु दा इसके लीडर रहे हैं तो उनके पीओ को कांटेक्ट करना लाजमी है। संभवतः उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया हो तो इसलिए ये वाकया हुआ हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो इंक्वायरी की बात समझ में आएगा, पर ऐसे केसेस हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद होने चाहिए। मेरा फिर से निवेदन है बीजेपी के हाईकमान से, जो भी सीएम बनेगा, जो भी और मंत्री बनेंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट अगले 6-7 महीने तक ऐसे लोगों से दूरी बना के रखी जाए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों से परमानेंट दूरी बना के रखी जाए और इनको न्यायपालिका का सामना करना पड़े, ऐसी प्रक्रिया, ऐसे एफआईआर, ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था की जाए जिससे सामान्य मानवी जिसने आपको वोट दिया है
वो सिक्योर फील कर सके और जो छवि बनी हुई है बीजेपी की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो बनी रहे। तोलाबाजी तुरंत बंद हो जानी चाहिए, गलत काम सारे बंद हो जाने चाहिए, तभी ये जाकर जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं वो राम राज्य स्थापित हो पाएगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।